खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया है। हरिशंकर भाबड़ा पिछले कई दिनों से बीमार थे और उनका जयपुर के रुंगटा अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात उनका निधन हो गया। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बता दें, हरिशंकर भाबड़ा को राजनीतिक सोचिता, कुशल राजनीतिज्ञ और अच्छा प्रशासक के साथ सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता एवं स्पष्ट बाध्यता के रूप में जाना जाता है। और वो पहली बार हरिशंकर भाबड़ा 1985 में रतनगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। पार्टी के नेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच रही हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। छियानवे साल की उम्र में अंतिम सांस ली है पूर्व डिप्टी सीएम हरिशंकर भाबड़ा का निधन, जहां पर बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है और नम आंखों से उन्हें विदाई दे रही है। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। छियानवे साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी नए मतदाताओं पर खास तौर पर फोकस कर रही है, ताकि पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं को साध सके। इसके लिए नमो नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत देश भर में 5000 से ज्यादा सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जयपुर के निजी महाविद्यालय में नमो नवदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, पैरालंपिक स्वर्ण विजेता और भाजपा अध्यक्ष अंकित चेची और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख नरेंद्र कटारा मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद बहुत से देशों की तुलना में भारत ने काफी तरक्की की है। उन्होंने भारत की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं से बीजेपी को चुनने की अपील की, ताकि देश विकास के रास्ते पर तेज गति से बढ़ सके। विपक्षी गठबंधन इंडिया कितना स्थायी है, इसके पर्दे अब धीरे धीरे खुलने लगी है। ताजा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट का शिवसेना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में आरजेडी जेडीयू, दिल्ली पंजाब में आप और उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को भाव देने के मूड में रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पंजाब में सभी लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर नवतेज टीवी ने खास बातचीत की भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता अब से कुछ ही दिनों में लगने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया था उसके हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। बंगाल के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि पंजाब में अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उससे पहले मायावती भी कह चुकी हैं, ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं। अब ऐसे में किस प्रकार से ये लोग सब साथ में होके बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, इसमें भी थोड़ा संशय है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो हाल ही का घटनाक्रम घटित हुआ है, सबसे पहले तो मायावती ने मना करा, फिर ममता बनर्जी ने मना करा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है। क्या भविष्य आपको लग रहा है और ऐसे में क्या लगता है ये कुछ टक्कर भी दे पाएंगे? हाँ, भविष्य होता तो लोग होते इनके साथ। देखिए, सबसे हास्यास्पद स्थिति इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की है, जिसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। कांग्रेस आज देश में एक डूबता जहाज है, जिसके साथ कोई भी अपने जीवन को दांव पर लगाना नहीं चाहता है, राजनीतिक जीवन को। और इसी की कड़ी में जितने ये क्षत्रिय दल हैं, ये छोड़कर कांग्रेस पार्टी को भाग रहे हैं। जिस दिन ये बने थे उसी दिन से तय था कि एक स्वार्थ के गठबंधन है ये, और जिस तरीके से ये एक भ्रष्ट लोगों का जो गठबंधन था, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर जिन्होंने देश को लूटा है, वो सारे लोग एक होकर नरेंद्र मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये इतने बड़े स्वार्थी लोग हैं कि आपस में भी एक दूसरे की जगह बैठ नहीं सकते। ये रहें या जाएं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी की आंधी देश में है, और वो वापस 2024 में जो चुनाव होगा उसमें देश की सत्ता में आने वाली है। मतलब इन तमाम विपक्षी नेताओं का ये एक आरोप है बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने राम मंदिर को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया है। दुनिया जानती है राम मंदिर का जो भगवान श्री राम लला का जो केस है, वो कितने दशकों तक कोर्ट में चला है, और उस बीच में कांग्रेस पार्टी की कितने सालों तक सरकार रही है।
बावजूद उन्होंने उसको मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला आए इसकी कोशिश के बजाय, तर्क सरकार दे इसकी कोशिश के बजाय उन्होंने मामले को लटकाने में रुचि दिखाई। ये फैसला आए ही ना इसकी कोशिश की कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लोग वहाँ दर्शनों के लिए जा रहे हैं। देखिए, जिनको राम जी को जिनको जो देना होता है उसी को राम जी देते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि जिस भक्त को भगवान राम अपना आशीर्वाद देते हैं उसी को शिलान्यास का अवसर मिलता है और उसी को लोकार्पण का अवसर मिलता है। भगवान राम के परम भक्त हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके प्रयासों से, उन्होंने जो प्रयास किए सरकार के रूप में, उससे वहाँ पर मंदिर के पक्ष में फैसला आया और आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कांग्रेस को पेट में दर्द है। कल तक जो रोजा इफ्तार की पार्टियां करते थे, जो राम का नाम नहीं लेना चाहते थे, आज वो राजनीतिक कार्यक्रम की बात करने लगे। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन के जो हालात इस समय नज़र आ रहे हैं वो हालात ये बयां कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं है। और विपक्ष जो लगातार बीजेपी के ऊपर बयानबाजी कर रहा है कि राम मंदिर को ये एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो लक्ष्मीकांत जी ने साफ कहा है कि बीजेपी के शुरुआत से ही, जब से बीजेपी बनी है तब से ही राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा है और हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में गोकास्ट और गौमय चीजों के प्रचार प्रसार में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज राजस्थान भाजपा कार्यालय में नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को गौमय राम मंदिर की एक कृति भेंट की। गौमय राम मंदिर कृति को देखकर अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस कृति की तारीफ की और मेयर सौम्या गुर्जर को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। उधर लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दलों के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां सीटों की शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार और केरल समेत कई राज्यों में दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई और आज एक खुलासा करते हुए पंजाब और बंगाल के सीएम ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि मैंने जो भी सुझाव दिए वह सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में एकला चलो का फैसला किया है। इन्हीं तमाम मुद्दों और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर नवतेज टीवी ने खास बातचीत की भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधित से। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अब से कुछ ही दिनों में लगने वाली है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन बना था। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आने वाली हैं वैसे वैसे इस गठबंधन में टूट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगी। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी साफ इनकार कर दिया है कि वो भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधी जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार इन बड़े नेताओं के जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, अब उनके सुर बदलते नज़र आ रहे हैं। देखिए, इनके सुर भी बदलेंगे, ताल भी बदलेगी, क्योंकि एक प्रकार से ठगों का गठबंधन है। अब कौन किसको ठग ले इसकी प्लानिंग करके वो घर से निकलते हैं और जब वो ठगने की प्लानिंग फेल हो जाती हैं तो फिर मूर्छित हो गए, या तो वहीं रह जाते हैं या फिर वो कोई न कोई बयान बहादुर बन जाते हैं। मुझे लगता है कि चूँकि स्वाभाविक रूप से कोई इनका अलाइनमेंट एक नहीं है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेता है, और केवल एक प्रकार से कैसे देश की जनता को गुमराह किया जा सके उसके काम में वो लोग लगे। और मुझे लगता है कि उनको सफलता कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये ठगों का गठबंधन अब फेल होने वाला है। और भाई साहब, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है, असम का किस्सा आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, किस प्रकार से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करी गई थी और उसके बाद जब उनके ऊपर एफआईआर की बात जब सामने आई है उसके बाद में कांग्रेस यहाँ मौन जुलूस निकाल दी और राहुल गांधी के किए को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं लगता हूँ कि ये बिना दूल्हे की बारात है, और जब बिना दूल्हे की बारात होती है तो उसमें उन बारातियों की हालत वैसी होती है कि जैसे अब किसके घर तोरण मारना है। तो मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस की हालत भी वैसी ही है। वो खुद कहीं करते हैं
तो उनको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। उनके नेता सारे दिन अडानी जी को गाली निकालते हैं, उनकी सरकार के लोग अडानी से एमओयू कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूज लोगों की पार्टी है। तो कंफ्यूज लोगों की पार्टी में के लिए कुछ कहना, मैं समझता हूँ खुद भी कंफ्यूज होने जैसा ही काम है। तो इनके लिए कुछ भी कहना बात है। इनको तो देश की जनता से प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जब तक गांधी परिवार प्रायश्चित यात्रा देश भर के लिए नहीं निकालेगा, पूरा संयुक्त रूप से, बच्चे बूढ़े जितने भी इनके घर में हैं गांधी परिवार के, वो सब लोग संयुक्त रूप से जब तक पश्चाताप यात्रा नहीं करेंगे, तब तक देश की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी। इंडिया गठबंधन में जो टूट दिखाई दे रही है उस पर इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके आने वाले समय में सुर भी बदलेंगे, ताल भी बदलेंगे और ये गठबंधन कहीं का नहीं रहने वाला। तो वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा में असम में हुए बवाल पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, किसके घर पर कहाँ तोरण मारना है ये कांग्रेस पार्टी को नहीं पता। कन्फ्यूजन भारी पार्टी के अंदर है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या कुछ ये न्याय यात्रा असर दिखा पाएगी और इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, ये तो खैर आने वाले समय में ही पता पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। दौसा में लॉयंस क्लब और जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जा रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के तहत आज शहर के गांधी सर्कल पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दौसा एसडीएम नेहा छिपा रही और इस दौरान वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियम समझाए गए। आग्रह किया गया कि लोग सड़क सुरक्षा कानून की पालना करें। जिला प्रशासन और लॉयंस क्लब के तत्वाधान में जो सड़क सुरक्षा माह के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसमें मेरा सभी जन सामान्य से निवेदन है कि वो यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और कोई भी परिवार अपने निकटस्थों को न दुर्घटना। अलवर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एनएम प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने रंगोली, पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद ज्ञात ने कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है कि भ्रूण हत्या कराने वाले लोगों के प्रति सजग रहे। यदि किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी मिले तो उसके बारे में तुरंत विभाग के टोल फ्री नंबर पर सूचना दे, जिससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उसके उपलक्ष्य पे यहाँ जो हमारा एएनएम-टीसी सेंटर है, यहाँ पे जो हमारी एएनएम की जो एएनएम का कोर्स कर रही है, उन बच्चियों के लिए कुछ प्रोग्राम रखे हुए थे जिनसे इनको मोटिवेट कर सकें। तो इन्होंने काफ़ी, जैसे आप देख रहे हो कि रंगोली का प्रोग्राम किया था। इन्होंने रंगोली के माध्यम से अलग अलग मैसेज दिए हैं। ऐसे ही एक पोस्टर प्रतियोगिता थी जिसमें स्लोगन के माध्यम से कि कैसे एक महिला क्या क्या कर सकती है या एक महिला के क्या क्या काम हैं, या महिला को किसी भी समाज में नीचा नहीं समझना चाहिए, ऐसे स्लोगन के साथ उन्होंने ये चीज़ करी। रेनवाल के निकट लोनियावास गांव में पेयजल समस्या से त्रस्त महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मटके फोड़कर विरोध जताया और धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध जता रही महिलाओं ने बताया कि गांव में करीब 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा। पानी की समस्या से लोग जूझ रही हैं। लोगों को जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सूचना के बाद भी स्थानीय सरपंच राधा देवी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच राधा देवी का पुतला फूंका। सूचना पर रेनवाल पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी। महिलाओं ने चेतावनी दी है, अगर शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उधर अलवर में डाक सेवक के पद पर नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। तमिलनाडु के रहने वाले 5 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाई। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 5 की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और 5 के खिलाफ अलवर शहर के अरावली विहार थाना में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने का मामला दर्ज करवाया गया। डाकघर अधीक्षक जब्बार खान ने बताया कि अलवर में 2022 से 23 में 35 डाक सेवक भर्ती हुए, जिनमें से अधिकतर की ज्वाइनिंग हो चुकी है। इन 5 के दस्तावेज फर्जी मिले हैं, इसलिए ज्वाइनिंग को रोका गया है। ग्रामीण डाक सेवक थे, तो उसमें एक हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो 10th क्लास के परसेंटेज बेस पे भर्ती होती है। तो हमारा काम यहाँ पे उनको टैली करना है कि जो जानकारी उसमें फॉर्म में भरी है और जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है।
अगर वो मिलते हैं तो उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो परिमंडल कार्यालय है जयपुर को भेज देते हैं, और वहाँ से वो कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड जो है उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, और वो बोर्ड उनको वेरीफाई करके देता है कि ये जेन्युइन है कि फेक है। और जिन कैंडिडेट्स का वहाँ से फेक रिमार्क करके आता है कि मैं खबर बूंदी से है, जहां जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में लेट लतीफी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें प्रमाण पत्र के लिए 2-2 महीने तक चक्कर काटने पड़ते हैं। उधर धौलपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड सहित सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। जिले के मुख्य समारोह स्थल आरएससी ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का व्यापक प्रबंधन किया गया। इसके साथ ही जिले में अराजक गतिविधियों के मद्देनजर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सभी थानाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, लॉज, धर्मशाला सहित अन्य धार्मिक स्थानों की जांच करते हुए वहां पर ठहरे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के लिए आरसीपी बड़ा मुद्दा होने के साथ साथ यहां के लोगों के लिए जीवन रेखा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के इसी महत्व को देखते हुए दौसा जिले के कलेक्ट्रेट के सामने आरसीपी संयुक्त मोर्चा के घटक किसान महापंचायत की ओर से एक धरने का आयोजन किया गया। इस धरने पर आरसीपी संयुक्त मोर्चा की महिला प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने भी सहभागिता की। राजेश्वरी देवी ने कहा कि भाजपा ने हमसे डबल इंजन की सरकार मांगी थी, हमने उन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार दी है। अब तो यह योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए। 24 जनवरी को विभिन्न संगठनों के द्वारा आरसीपी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत के द्वारा ये धरना दौसा कलेक्ट्रेट पर दिया जा रहा है। इस धरने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये है कि विधानसभा इलेक्शन में जो बीजेपी सरकार थी उसको जनता को ये संदेश दिया गया था कि आप डबल इंजन की सरकार लाइए, हम आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो इस मंच के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार से, कि साहब आपने डबल इंजन की सरकार की मांग की थी, हमने आपको ट्रिपल इंजन की सरकार दी है, तो इसे आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।